आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। कि सावरकर की एक किताब थी जिसमें यह बताया गया था कि बलात्कार को जो है वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए राजनीति में। ये सावरकर की सोच थी, उनकी किताब में ये बात कही गई थी। क्या गुजरात सरकार का ये फैसला उसी से जुड़ा हुआ लगता है? जिस तरीके से उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, सबसे पहले तो उनको सलाम है। दूसरा नंबर की बात अगर की जाए तो बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार का रवैया हमेशा से ही शंका के घेरे में इसलिए रहा क्योंकि पहले इस पूरे मामले में समरी भर दी गई थी और एनएचआरसी के एप्लीकेशन के बाद इस केस को फिर से रीओपन किया गया। मतलब सरकार की जो मंशा है, जो आज जैसा कि आप कह रहे हैं सावरकर की किताब का, वो बिल्कुल यहाँ साफ तौर पर इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है कि एक इतने बड़े जुर्म के लिए जिसमें एक महिला का मास रेप हुआ हो, गैंग रेप हुआ हो, इतने सारे लोगों की 7 से ज़्यादा लोगों की एक साथ हत्या कर दी गई हो, 11 लोग उसमें दोषी पाए गए हों, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सरकार रहम की नीति अपनाती है तो मुझे सलाउद्दीन अय्यूबी साहब का वो स्टेटमेंट याद आता है कि जालिम पे किया हुआ रहम मजलूम पे जुल्म है। तो क्या हम ये समझें कि गुजरात सरकार ने मजलूम पे जुल्म किया है जालिम पे रहम करके? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी इस वक्त खड़ा हूँ अहमदाबाद के कलेक्टर ऑफिस पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एमआईएम के सारे लोग हैं, एमआईएम के नेता वगैरह यहाँ पर हैं। ये लोग आज यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि गुजरात का एक मामला गुजरात चुनाव से पहले काफ़ी सुर्खियों में आया। ये एक अलग बात है, लेकिन इस सुर्खियों में तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के ऊपर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो बता रहे थे महिला सशक्तिकरण और ये और वो तमाम चीज़ें। और उसी दिन गुजरात के अंदर बिल्किस बानो, जिसका जो बलात्कार किया गया था, सामूहिक बलात्कार किया गया था, उसकी 3 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई थी। उस बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उन तमाम आरोपियों को जो है वो रिहा कर दिया गया। और इसी को लेकर एमआईएम की तरफ से कलेक्टर ऑफिस में जो है वो कलेक्टर को एक आवेदन पत्र दिया गया और ये मांग की गई कि जो फैसला लिया है गुजरात सरकार ने उसको फ़ौरन जो है वो वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन मैं इसमें कोई नई बात नहीं मानता हूँ क्योंकि सावरकर की एक किताब थी जिसमें ये बताया गया था कि बलात्कार को जो है वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए राजनीति में। ये सावरकर की सोच थी, उनकी किताब में ये बात कही गई थी। हम बात करेंगे यहाँ पर केआर कोष्टी साहब हैं, एडवोकेट भी हैं, एमआईएम के नेता भी हैं। कोष्टी साहब, आज जो यहाँ पर आप आए, आवेदन दिया बिल्किस बानो का मामला, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये बात है कि नरेंद्र मोदी जो बड़ा प्रधान है, उन्होंने 15 अगस्त को जो लाल किले से जो बात की उससे बिल्कुल उल्टा काम गुजरात सरकार ने किया है। और ये जो बिल्किस बानो का मामले का जो सवाल है उसके अंदर बिल्किस बानो के साथ जो गैंग रेप हुआ और उसके फैमिली के 7 लोगों का कत्ल कर दिया गया था, उस मामले में गुजरात में उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए केस महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र किया गया और महाराष्ट्र की कोर्ट ने उन सभी को जन्मठेप की सज़ा दी थी। उसके सामने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी ये अपील हुई थी और सुप्रीम कोर्ट तक ये जजमेंट कन्फर्म रहा था। अब उन्हीं आरोपियों को सरकार छोड़ रही है और उसमें ऐसा बहाना बताया जा रहा है कि 92 की पॉलिसी के तहत हम लोग छोड़ रहे हैं, जबकि 92 के टाइम पे 92 की पॉलिसी में 19/12/78 से 2092 तक जिसको 14 साल हुए उसी को छोड़ना था, उसके बदले इन लोगों को इसका बेनिफिट दिया गया है। 2014 में नरेंद्र मोदी जब सीएम थे, पीएम नहीं बने थे, तब भी उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी उसमें भी जन्मठेप जिसको हुई हो और जो रेप का आरोपी हो उसको ये रेमिशन पॉलिसी का बेनिफिट मिलने के लायक नहीं समझा गया था। और फिलहाल 10 जून 2022 को यूनियन ऑफ इंडिया के होम डिपार्टमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसके अंदर भी जन्मठेप और रेप के सजायाफ्ता मुजरिमों को, गुनहगारों को इसमें से मुक्ति नहीं है। यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्किस बानो को विक्टिम समझा था, इसीलिए उसको 50 लाख रुपये मुआवजा, सरकारी नौकरी और उसके रहने के लिए अच्छा घर और उसको पुलिस की सुरक्षा मुहैया करने का डायरेक्शन दिया था। अब उनका क्या हुआ है क्या नहीं वो उनके घर वाले इफेक्टिवली बता सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लोगों को छोड़ देना, समाज के अंदर फिर से डाल देना, जिन लोगों ने एक महिला पे गैंग रेप किया हो और 7 लोगों को, एक ही कुटुंब के 7 लोगों को मार दिया हो, ऐसे लोग अगर समाज में जाएंगे तो समाज वालों का असर क्या होगा या समाज में सरकार कैसा मैसेज देना चाहती है? इससे तो लोगों की हौसला अफजाई भी बढ़ेगी, लोगों का हौसला और बढ़ेगा जो इसे गलत काम करते हैं। लोगों का हौसला बढ़ेगा और समाज में अराजकता और क्रिमिनलिटी बढ़ेगी, जिसके तहत कोई घर सुरक्षित नहीं रह पाएगा। जी, हमारे साथ में यहाँ पर कोशिका परमार भी हैं।
कुशिका, आप खुद एक महिला हैं और एक महिला के साथ में इस तरीके से बलात्कार हुआ, एक लंबी लड़ाई उसने लड़ी और 11 जो दोषी थे जिन्होंने उसके साथ में बलात्कार किया, उसके परिवार वालों को मार दिया, 3 साल के बच्चे को मार दिया और अब गुजरात सरकार ने रिहाई का फैसला सुना दिया। वो नहीं करना चाहिए गुजरात सरकार को और सही में ये बहुत ही गलत है। हमारी महिलाओं के लिए हमारा प्रोटेक्शन क्या, हम क्या कर सकेंगे। महिलाओं को, सरकार को मेरी तरफ से और हमारे सब एमआईएम पार्टी की तरफ से अपील की गई है कि हमको न्याय चाहिए, हमारी बहनों को न्याय चाहिए और हमको प्रोटेक्शन चाहिए। अच्छा, आपको डर नहीं लगता, क्योंकि जो भी किसी मुस्लिम महिला के लिए आवाज़ उठाता है वो तो देशद्रोही करार दिया जाता है, तो आप कोशिका परमार हैं? नहीं डर लगता है। मैं कोशिका परमार हूँ। हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ लेके हमारी एमआईएम पार्टी चलती है। हम लोग कभी भी डरते नहीं हैं, हम आगे बढ़ते ही रहते हैं। दानिश कुरैशी हमारे साथ में है। दानिश, किस तरीके से जो पूरा माहौल बदला है 2014 के बाद, एक ख़ास एक एग्जाम्पल ऐसा सेट किया जाता है, कहीं ना कहीं सरकार ये बता देती है कि भाई हमें किससे मतलब और किससे मतलब नहीं है। सावरकर की एक किताब थी, उसमें ये बात कही गई थी, बलात्कार को जो है वो हथियार के तौर पर राजनीति में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या गुजरात सरकार का ये फैसला उसी से जुड़ा हुआ लगता है? देखिए, जहाँ तक बिल्किस बानो मामले की बात है, मुझे लगता है कि वो महिला, थोड़ा सा पीछे हो जाएं, बारिश हो रही है, हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं ताकि मेरे कैमरामैन भी थोड़े से आगे आ जाएं, थोड़े से साइड में बस जी। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, सबसे पहले तो उनको सलाम है। दूसरा नंबर की बात अगर की जाए तो बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार का रवैया हमेशा से ही शंका के घेरे में इसलिए रहा क्योंकि पहले इस पूरे मामले में समरी भर दी गई थी और एनएचआरसी के एप्लीकेशन के बाद इस केस को फिर से रीओपन किया गया। मतलब सरकार की जो मंशा है, जो आज जैसा कि आप कह रहे हैं सावरकर की किताब का, वो बिल्कुल यहाँ साफ तौर पर इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है कि एक इतने बड़े जुर्म के लिए, जिसमें एक महिला का मास रेप हुआ हो, गैंग रेप हुआ हो, इतने सारे लोगों की, 7 से ज़्यादा लोगों की एक साथ हत्या कर दी गई हो, 11 लोग उसमें दोषी पाए गए हों। आप अगर वो सीन 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर ये स्पॉट है और यहाँ अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की हत्या हो रही है, दूसरे लोग उसमें भाग ले रहे हैं, मतलब कितनी क्रूर मानसिकता के ये लोग हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सरकार रहम की नीति अपनाती है तो मुझे सलाउद्दीन अय्यूबी साहब का वो स्टेटमेंट याद आता है कि जालिम पे किया हुआ रहम मजलूम पे जुल्म है। तो क्या हम ये समझें कि गुजरात सरकार ने मजलूम पे जुल्म किया है जालिम पे रहम करके? तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी अब उठने लगे हैं कि जब बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उनको रिहा कर दिया गया तो निर्भया का जो हत्या हुई, निर्भया के साथ में जो बलात्कार हुआ, हालांकि उसके कातिलों को तो फांसी हो गई, तो यानी कि अगर निर्भया है तो उसके कातिलों को फांसी होगी और बिल्किस से इसलिए उसके कातिल बरी हो जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो टेंडेंसी बनती जा रही है डेमोक्रेसी के नाम पर कि जो क्रिमिनल हैं वो शासक पक्ष से एफिलेटेड अगर हैं तो उनके सारे गुनाह, मतलब इतने गंभीर गुनाह भी अगर माफ़ कर दिए जाते हैं तो ये अफसोसनाक है। इसके अलावा के खिलाफ आप देख लीजिए, मैं बताऊँ कि गुजरात के अंदर में अलग अलग गैंगस्टर 1990 और 80 के दशक में जो एक्टिव थी, उसमें से लगभग कई लोग ऐसे हैं जिनके 30 साल हो चुके हैं, जो कि गैंग रेप में नहीं है, मास मर्डर में तो हैं, गैंग रेप में नहीं है, लेकिन उनको नहीं छोड़ा जा रहा। अगर ये देखा जाए तो आशाराम को देख लीजिए, ये देखा जाए तो राम रहीम को देख लीजिए, ये सारे रेप के आरोपी हैं। मैं ये नहीं कहता उनको छोड़ा जाना चाहिए, वो जेल में है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों के लिए एक स्पेशल ओकेशन बना के रिलीफ रेमिशन के नाम पे दिया गया, ये अफसोसनाक है और हम बिल्कुल गंभीरता के साथ ये मांग करते हैं कि गुजरात सरकार को इस पे पुनः विचार करना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल ये, दानिश, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरीके से जो फैसले लिए जा रहे हैं, हमने देखा पिछले दिनों गुजरात में कुछ ऐसे लोग भी थे जो आतंकवाद के आरोप में, धमाके के आरोप में जेलों में थे, उनको भी ज़मानत मिल गई या पैरोल मिल गई या फरलो मिल गया। अब बिल्किस बानो का मामला आया, इस मामले के अंदर भी ऐसे लोग जब बाहर आते हैं तो बाकायदा रैलियाँ निकाली जाती है, उनका स्वागत किया जाता है, तो समाज को जो है वो समाज में सड़ांध जानबूझकर डाली जा रही है, ऐसा लग रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके के क्रिमिनल्स का जिस तरह वेलकम किया जा रहा है ना, हमारी सोसाइटी के अंदर में जो कम्युनल हार्मनी थी उसको राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की जो पूरी साजिश है, ये उसी का पूरा मामला दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें जितने भी लोग वेलकम करने वाले रहते हैं, अगर उनके घर वालों के, देखिए किसी भी गुनहगार का छूट के आना उनके घर वालों के लिए शायद खुशी का मामला हो सकता है, लेकिन उसके अलावा के जो लोग हैं, आप मुझे ये बताइए कि जो लोग भी उनका वेलकम कर रहे हैं, ये 11 लोग जो छूटे हैं, या इसके अलावा जैसे भरूच में भावेश पटेल की बात की जाए, जो बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी था जिसको छोड़ा, उसको वेलकम करने के लिए जो लोग जा रहे हैं, मेरा उनसे सीधा सवाल है कि क्या ये घटना अगर उनके घर में किसी बहन के साथ हुई होती जो नहीं होनी चाहिए, क्या किसी व्यक्ति के साथ हत्या की घटना हो गई थी, क्या तब भी उनका रवैया ये रहता? हमें चाहिए कि प्रदेश में कम्युनल सौहार्द, कम्युनल हार्मनी बनी रहे, इसके लिए एकता की ज़रूरत है और इस तरीके के क्रिमिनल लोगों को सलाखों के पीछे ही होना चाहिए, जो कि हमारा कैपिटल पनिशमेंट में फांसी बहुत रेयर ऑफ द रेस्ट केस में दी जाती है, वरना ऐसे लोगों का ठिकाना तो फांसी का वही है फंदा। और लेकिन दानिश, क्या कम्युनल हार्मनी बनी रहे
भाईचारा बना रहे, तो बीजेपी को वोट कैसे मिलेगा? क्या गुजरात चुनाव को लेकर ये फैसला लिया गया है? ये तो आप बीजेपी से पूछेंगे उसको वोट कैसे मिलेगा, ये तो वही बताएगी। नहीं, आपको भी तो पता होगा कई काफ़ी चीज़ें। देखिए, उनका कम्युनल एजेंडा जो है, जिस तरीके से देश में 2014 के बाद पूरा सांप्रदायिक नीति भारतीय जनता पार्टी ने अपना रखी है, वो काफ़ी निंदनीय है। इसमें कहीं ना कहीं जाने अनजाने में देश टूटता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के बीच में सौहार्द और भाईचारा दूर होता जा रहा है। मैं रिसेंटली एक इंसिडेंट बताता हूँ। अपने कानपुर में एक ट्यूशन क्लास है जिसमें एक बेचारे टीचर आए, और टीचर आने के बाद मतलब जिस तरीके का उनके दिमाग में पैनिक है, मैं वो वर्ड्स बताना चाहता हूँ। वो ये कह रही थी कि मैं बच्चों को डांटती तक नहीं हूँ, क्योंकि मैं डांटूंगी और कहीं दिल में वो बैर रख लेंगे तो मेरा हशर राजस्थान की कोई घटना जैसी या महाराष्ट्र की जैसी कोई घटना ना। इतना सारा पैनिक जो सोसाइटी में है, मुझे लगता है कि आवाम को अब सड़क पे निकलने की ज़रूरत है, वरना कम्युनल हार्मनी के लिए हमें फिर बहुत देर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।